Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be talking about the types of equilibria and we'll be continuing with that topic. मैंने कल आपसे कहा था कि जब भी आप equilibria की classification की बात करते हैं, broadly speaking हमारे पास equilibria दो तरह के होते हैं. One is called as the physical and the other is called as the chemical equilibrium. मैंने कहा था कि अगर कभी आप इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं इन ए फिजिकल प्रोसेस या इन ए फिजिकल चेंज, तब जाके इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया कल डिस्कस किए. एक आपके पास था बेटा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. हमने कहा था कि ये इक्विलिब्रियम सिर्फ पॉसिबल होता है एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. इससे हायर टेम्परेचर पे यू विल बी लैंडिंग इनटू द प्योर लिक्विड स्टेट, इससे लोअर टेम्परेचर पे यू विल बी लैंडिंग प्योरली इनटू द सॉलिड स्टेट. इसी तरह से बेटा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात हुई. मैंने कहा कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जो होता है ये सिर्फ पॉसिबल होता है, इनफैक्ट ये पॉसिबल होता है हर एक टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है. तो जब भी आपने किसी लिक्विड को एक क्लोज्ड वेसल में लिया था बेटा, तो वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाते थे, वेपर बाद में कंडेंस होता था, तो वहां पे फिर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जो है वो सेट होता था हर एक टेम्परेचर पे. मगर मैंने आपसे ये बात भी कही बेटा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वेपर प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है. फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. उस टेम्परेचर को स्पेसिफिकली बेटा आपने बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया था, राइट. सो दीज वर टू इंपॉर्टेंट फिजिकल इक्विलिब्रिया जिनके बारे में हमने बात करनी थी बेटा. अब जाके हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रिया की, उसके टाइप्स की, और उसके साथ साथ आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट. तो फिलहाल शुरू करते हैं बेटा विद द कॉन्सेप्ट दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, तो जैसा मैंने कल आपसे कहा कि जब भी आप किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं बेटा, तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम सेट होगा उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, ठीक है. तो यू कैन से when the equilibrium is attained in a chemical process, in a chemical change, the equilibrium is simply called as chemical equilibrium, right. By definition ये शायद हम कल लिख चुके हैं. अब जहां तक बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की बात है, एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में बेटा मिक्स करते हैं under some specific conditions of temperature and pressure, they result in the formation of ammonia as a gas. लेकिन प्रोसेस जो होती है बेटा दैट्स रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल प्रोसेसेस में अल्टीमेटली आपको पता है बेटा एक ऐसा स्टेज आता है जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आएगा. उस स्टेज को आप इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. मगर जब भी इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन में ऑब्टेन होगा उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, ठीक है. तो कोई खतरनाक चीज नहीं है, सिंपल चीज आपने याद रखनी है, इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन ए केमिकल प्रोसेस. अब ये जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रिया होते हैं या केमिकल रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रिया सेट होते हैं बेटा, दीज केमिकल इक्विलिब्रिया आर बेसिकली फर्दर ऑफ टू टाइप्स, राइट. जो केमिकल इक्विलिब्रिया सेट होते हैं बेटा रिएक्शंस में, ये फर्दर दो तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, राइट. और ये सारा मामला जो है ना ये बस डेफिनेशन वाली बात है, और आगे इन्हीं इक्विलिब्रिया के बारे में पूरा चैप्टर हमने डिस्कस करना है. तो एक आपके पास आता है बेटा जिसको आप होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, और दूसरे टाइप का केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसको हम हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, राइट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम एंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, राइट. अब देखिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया वो होते हैं बेटा, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रिया होते हैं जहां पे हर एक कंपोनेंट, चाहे रिएक्टेंट्स की बात करेंगे या प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, जहां पे हर एक कंपोनेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से सेम फिजिकल स्टेट में हुआ करता है, राइट. चाहे सारे के सारे कंपोनेंट्स बेटा लिक्विड स्टेट में हो या सारे के सारे कंपोनेंट्स वेपर फेज में हो, जब भी कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर आपके पास बेटा सारे के सारे कंपोनेंट्स सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं, सच दैट कि वहां पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का डिफरेंशिएट होना पॉसिबल नहीं है, राइट बेटा. आपके पास मिक्सचर में है रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट्स भी, लेकिन आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कौन सा रिएक्टेंट कहां पे है, कौन सा प्रोडक्ट कहां पे है. तब जाके बेटा ऐसे इक्विलिब्रिया को होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहा जाएगा. जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बेटा बात करूंगा, जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेट होगा, सो आपके पास नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैसेस जो हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम रिएक्शन वेसल.
क्योंकि ये जो जब सारे कंपोनेंट्स एक ही फेज में हुए, गैशियस फेज में हुए, सिंस दे इंटरमिक्स इनटू ईच अदर वेरी वेल, और वहां पे एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करके बताना इसमें नाइट्रोजन कहां पे है, हाइड्रोजन कहां पे है, अमोनिया कहां पे है, ये चीज बताना बेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो जहां पर भी आपको लगेगा कि कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन में सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में है और उनको फिजिकली डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, राइट बेटा, तब जाके ऐसे इक्विलिब्रिया को बेटा होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहा जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो बाय डेफिनेशन अगर आप मेंशन करें, आई विल जस्ट मेक अ पॉइंट फॉर यू, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या हुआ करते हैं, राइट? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या है, आप भी प्लीज जो है इसकी डेफिनेशन कोट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने कल भी आपसे कहा कि ये वाला टॉपिक जो है हमारे पीडीएफ में मौजूद नहीं है, जो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूं तो उसमें आपको ये वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पे आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या है, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, इफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, जो भी आपके पास कंपोनेंट्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर के होते हैं, इफ ऑल द कंपोनेंट्स of the equilibrium mixture are present in the same physical state, and are physically indistinguishable, मतलब आप इनको फिजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट वहां पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कहां पे है, ठीक है? If all the components of the equilibrium mixture are present in the same physical state and are physically indistinguishable, कामा करके लिखें बेटा, the equilibrium is called homogeneous chemical equilibrium, right? The equilibrium is called homogeneous chemical equilibrium, right? It's called the homogeneous chemical equilibrium, right? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वही वाली, चलो अमोनिया के बजाय हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, अगर हम इसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं बेटा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जब ये गैसेस मौजूद होते हैं, इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, दे आर फिजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से अगर हमारे पास बेटा ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज CH3COOH एक्वियस, राइट, यानी कि सोल्यूशन फेज में है, प्लस वी हैव C2H5OH, यानी कि ये भी हमारे पास सोल्यूशन फेज में है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके बनाते हैं CH3COOC2H5, देन वी हैव एक्वियस प्लस वी हैव गॉट H2O, ये हमारे पास लिक्विड होता है। क्योंकि आपको पता है कि एक्वियस सोल्यूशन जो है वो असल में लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका फिजिकल स्टेट जो है दैट्स एक्चुअली लिक्विड, इसका फिजिकल स्टेट जो है दैट्स लिक्विड, इसका फिजिकल स्टेट जो है दैट्स लिक्विड, इसका फिजिकल स्टेट जो है दैट्स लिक्विड। तो यहां पे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है बेटा दे आर इन द सेम फिजिकल स्टेट, राइट? और उसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद हुआ करते हैं तो वहां पे इनको फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना कि एसिडिक एसिड इस मिक्सचर में कहां पे है, इथेनॉल इस मिक्सचर में कहां पे है, वाटर और एस्टर इस रिएक्शन में कहां पे है, ये चीजें बेटा आपके लिए देखना पॉसिबल नहीं है। सो दैट वे इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं दे आर फिजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, राइट? तो ऐसे इक्विलिब्रिया जहां पे सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं और फिजिकली इनडिस्टिंग, फिजिकली मतलब कि आंखों से देखने के बाद या टच करने के बाद, राइट बेटा, फिजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो ऐसे इक्विलिब्रिया को आपने क्या कहा बेटा? होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट वन, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होते हैं, और एग्जांपल्स के साथ हमने आपके सामने बात रख दी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। अब जाके आपके सामने ये बात बिल्कुल जहन में ऑलरेडी आ जानी चाहिए। हेटेरोजेनस, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो का मतलब होता था सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, राइट? जब भी आपके पास कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐसी हो
जहां पे सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में ना हो बल्कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में हो, राइट बेटा, और आप उनको फिजिकली डिफरेंशिएट कर पाते हो इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि ये असल में हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये दूसरा अलग कंपोनेंट है, ये कोई अलग कंपोनेंट है, राइट। तो अगर आप उनको फिजिकली डिफरेंशिएट कर पाते हैं और उनका डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, तब जाके बेटा आप ऐसे इक्विलिब्रिया को हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया के नाम से जानते हैं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया क्या होते हैं बेटा? तो यू कैन से इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट, बाय डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, सो यू कैन से इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल द कंपोनेंट्स, जो भी इक्विलिब्रियम के कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, राइट बेटा, ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट, राइट, they are not in the same physical state, they are not in the same physical state, fine, they are not in the same physical state and are physically distinguishable, right, यानी कि आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, एंड आर फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल। होमोजीनियस में क्या होता था? इनडिस्टिंग्विशेबल, डिफरेंशिएट करना वहां पे पॉसिबल नहीं था, मगर यहां पे आप बेटा इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रिया को हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, राइट, आप जब इसको डिकम्पोज करते हैं, इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वी हैव गॉट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फाइन। तो जब आपने रिएक्शन पे नजर मारी, कोई दो कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में थे, एक कंपोनेंट गैसियस स्टेट में था, फाइन, तो यहां पे आप आराम से बता सकते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं है, तो इस वजह से ऐसे इक्विलिब्रिया को हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम कहा जाना चाहिए, राइट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए टिपिकल हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। मगर एट द सेम टाइम मैं आपको एक और चीज भी दिमाग में बिठाऊं बेटा, कि यहां पे जो कंपोनेंट्स हैं दे आर फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल, राइट, चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल जो है इसका फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेटा इसका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल अलग होता है, और जब ये एक ही रिएक्शन वेसल में मौजूद होते हैं, एग्जैक्टली इनको देख पाना कि ये वाला पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये वाला पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड का है, ये चीज बताना आपके लिए टिपिकली पॉसिबल होता है, फाइन बेटा। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो अगर आपका वेसल क्लोज्ड है, आप सीधे से बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन वेसल में, फाइन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन वेसल में अगर यहां तक आपके सॉलिड्स हैं, तो ये वाली स्पेस जो है बेटा this will be surely occupied by carbon dioxide। आप सीधा बता सकते हैं ये वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का है, और ये वाला पार्ट जो है बेटा इसमें कहीं कहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है और कहीं कहीं पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ऐसे इक्विलिब्रिया को आपने क्या कहा? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। मगर एक चीज मैं आपको यहां पे बेटा और क्लियर कर दूं कि इसका भी फिजिकल स्टेट सेम, इसका भी फिजिकल स्टेट सेम, राइट, इसका भी फिजिकल स्टेट सेम, इसका भी फिजिकल स्टेट सेम। कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल स्टेट सेम होने के बावजूद भी, राइट, कंपोनेंट्स जो होते हैं दे आर फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल, राइट, दे आर फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल। तो यहां पर आपके पास बेटा ये भी सॉलिड कंपोनेंट, ये भी सॉलिड कंपोनेंट, इवन इफ दे आर इन द सेम फिजिकल स्टेट, लेकिन ये तब भी फिजिकली जो है वो डिस्टिंग्विशेबल हुआ करते हैं। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो कंपोनेंट्स होने चाहिए दे मस्ट बी फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल, फाइन, और जो भी कंपोनेंट्स एक दूसरे से फिजिकली आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उनका फिजिकल स्टेट सेम हो भी सकता है, मगर उनका फेज एक जैसा नहीं माना जाता। तो फेज यहां पे एक दूसरी टर्म मानी जाती है, राइट बेटा। सो फिजिकल स्टेट और फेज में डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड करना है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे आपका ये जो आपके पास है बेटा, इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड, इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। इज दैट पार्ट क्लियर? इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड, इसका भी फिजिकल स्टेट सॉलिड। लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, अगर आप इनको आपस में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अगर दो कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में है मगर आप उनको आराम से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तब जाके बेटा उनको दो डिफरेंट phases कहा जाता है। So you can say calcium carbonate is one phase, you can say calcium oxide is other phase। इसी तरह से बेटा अगर कभी सपोज वाटर और ऑयल, ठीक है, एक ही रिएक्शन वेसल में आपने रखे हुए हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड कि जो ऑयल हमारे पास होता है बेटा उसकी एक सेपरेट लेयर होती है और वो ऊपर बैठता है, और जो वाटर होता है बेटा उसकी एक सेपरेट लेयर होती है, वो नीचे बैठता है।
हालांकि जो ऑयल आपके पास है वो भी लिक्विड, वाटर जो आपके पास है वो भी लिक्विड है, इन दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, मगर चूंकि ये डिफरेंशिएबल हैं, सो अगर सेम फिजिकल स्टेट डिफरेंशिएबल होता है बेटा, तब जाके उनको डिफरेंट फेज कहा जाता है। सो फिजिकल स्टेट्स कैन बी सेम, फिजिकल स्टेट्स कैन बी सेम, मगर जो फेजेस होते हैं बेटा दे आर ऑलवेज डिफरेंट। तो अगर हम बेटा इस पॉइंट को यहां पे कंक्लूड करें, तो मैंने आपसे ये कहा, इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट। सेम फिजिकल स्टेट के बजाय अगर आप फेज भी लिखना चाहें, दैट विल बी बेटर, राइट। ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट इन द सेम फेज, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स का फिजिकल स्टेट सेम भी हो सकता है, मगर उनका फेज जो होता है बेटा दैट्स डिफरेंट, फाइन। सो इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट इन द सेम फेज, दे कैन बी समटाइम्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, मगर उनका फेज बेटा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, एंड आर फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल। तो ऐसे इक्विलिब्रिया को हम हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया के नाम से जानते हैं। मगर चूंकि आप जिस लेवल पे इस वक्त बेटा इस इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं एट क्लास 11th लेवल, आपके लिए ये चीज बिल्कुल सही है। आप मान सकते हैं कि इसका जब हम किसी इक्विलिब्रियम पे नजर मारेंगे, अगर मुझे लगा कोई कंपोनेंट सॉलिड, कोई कंपोनेंट लिक्विड, कोई कंपोनेंट गैस, तो मैं ये कहूंगा इनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, इट्स अ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। इट्स एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। लेकिन जो ही आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, जो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी सब्जेक्ट में, फिर आप ये खुद ब खुद मान सकते हैं बेटा, खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड एक ही फिजिकल स्टेट तो है, मगर इनका सेम फेज जो है वो एक जैसा कंसिडर नहीं किया जाता। इसको वन फेज कहा जाएगा, इसको एक दूसरा फेज का नाम दिया जाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। सो होमोजेनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है बेटा? जब सारे कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं और जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। लेकिन हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया जो है, वहां पे सारे कंपोनेंट्स एक ही फेज में नहीं होते हैं। सो रादर देन फिजिकल स्टेट, बेटर यू कैन राइट इट एक ही फेज में नहीं होते हैं। सो यू कैन राइट फिजिकल स्टेट ऑब्लिक फेज, राइट। सो ताकि डेफिनेशन जो है आपकी कंप्लीट हो जाए। तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया ऐसे होते हैं बेटा जहां पे सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फेज में नहीं होते हैं, और जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा दे आर फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल। फाइन, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, एक और एग्जांपल की हम बेटा बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अमोनिया गैस है, ठीक है, अमोनिया गैस है, और इसको मैंने लिक्विड वाटर में डिसॉल्व कर दिया, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको लिखा जाता है एक्वियस, राइट। खुद ही देखिए बेटा, ये आपके पास है गैस, ये लिक्विड, और एक्वियस भी आपको पता है लिक्विड ही होता है। तो यहां पे सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं है, तो इस इक्विलिब्रियम को बेटा हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट होमोजेनस और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया क्या होते हैं बेटा। एग्जांपल्स के साथ मैंने आपके सामने बात रखी है। दैट कंप्लीट्स द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। फाइन, बात करेंगे आगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। Next topic we have got, that is the law of chemical equilibrium. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले बेटा हमें कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे डिफाइन करते हैं? पिछली बार भी कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, सर हमने भी कंसंट्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं कंसंट्रेशन टर्म जो है बेटा आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आगे चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आ जाए, राइट। कंसंट्रेशन क्या है? इसी तरह से हमें यहां पे एक दूसरी टर्म बेटा पता होनी चाहिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास, राइट। इसी तरह से हमें एक तीसरी टर्म पता होनी चाहिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। फाइन, तो पहले हम ये तीन कॉन्सेप्ट्स बेटा डिस्कस करेंगे, और ये तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद ही हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। इसको बहुत सारे तरीके डिफाइन करने के हैं, मगर यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, जिस कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है उस कॉन्सेंट्रेशन को हम कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। फाइन बेटा, तो हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की ही बात करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताऊं, पहले एक ब्रीफ आइडिया कॉन्सेंट्रेशन क्या छुआ आसान, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है?
आप बेटा कोई सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, फाइन। आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ब्रॉडली स्पीकिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया होगा बेटा in given amount of solvent, right? That is called as the concentration of the solution. अगर आपने ज्यादा amount of solute dissolve किया है in given amount of the solvent, तो आप कहते हैं कि concentration ज्यादा है। अगर आपने कम amount of solute dissolve किया है in the given amount of solvent, आप कहते हैं कि solution की concentration कम है। जिन solutions की concentration ज्यादा होती है, ऐसे solutions को कहते हैं concentrated solutions, और जिन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कम होती है उनको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, राइट। नंबर 2, अब कोई भी सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट मौजूद है, कोई भी सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है कितना डाइल्यूट है, ये बेटा एक्सप्रेस किया जाता है इन अ नंबर ऑफ वेज। You can express the concentration of solution in terms of molarity. You can express the concentration of solution in terms of normality, in terms of molality, in terms of mole fraction, right beta? There are many terms like that. जिस हिसाब से आप बेटा concentrations को express कर सकते हैं। और यहां पे जिस concentration की हम बात करेंगे that is the molar concentration. Fine. Molar concentration को define किया जाता है number of moles of solute dissolved per liter of the solution, right beta? Dissolved per liter of the solution, number of moles of solute dissolved per liter of the solution. अब ये concentration जो है बेटा, इसको molar concentration कहा जाता है या उसको molarity भी कहा जाता है, और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये concentration टर्म आई कहां से, डेफिनेशन टर्म आई कहां से? देखो बेटा, अगर सपोज आपने कोई सोल्यूशन बना दिया और उस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो था वो V लीटर्स था, सोल्यूशन बनाने का मतलब ही हुआ ना कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है। तो जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैंने डिसॉल्व किया, 1 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम व्हाटएवर, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कुछ ना कुछ मोल्स तो जरूर बनेगा। मान लीजिए बेटा आपने n मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व किया है और जो टोटल वॉल्यूम वहां पे सोल्यूशन का बना, सॉल्वेंट का नहीं, टोटल वॉल्यूम जो वहां पे सोल्यूशन का बना, मान लीजिए वो V लीटर्स है। तो आप मान सकते हैं बेटा कि V लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास n मोल्स ऑफ सोल्यूट के मौजूद हैं। अगर V लीटर सॉल्यूशन में n मोल्स ऑफ सोल्यूट मौजूद हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे बेटा? दैट शुड बी n अपॉन V। बात सिंपल है। सो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसको मोलैरिटी कहा जाता है। सो चूंकि ये वाली टर्म अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो V लीटर्स में n मोल्स, 1 लीटर में है n by V, सो n by V रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसी को बेटा मोलैरिटी कहा जाता है। तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी जो है आपको जहन में रखना है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन। उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्टिव मास। That's called as active mass, right? और इस एक्टिव मास को बेटा स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये एक्टिव मास जो है हमारे पास कौन सी टर्म है और इसको आप समझेंगे कैसे, प्लीज यहां पे आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज अक्सर जाके बुक्स में ये चीज क्लियर नहीं दिया जाता है एंड देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन द अदर पीपल एज वेल। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिव मास कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, अगर सपोज आपने कभी रिएक्टेंट A को रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है ना, एक्टिव मास को हमने अंडरस्टैंड करना है। मान लीजिए मैंने कोई रिएक्टेंट A लिया और इसको मैंने रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाना चाहा, सपोज कोई प्रोडक्ट बनाना चाहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस A का मैंने जितना भी अमाउंट लिया होगा रिएक्शन करने के लिए, A का मैंने जितना भी अमाउंट लिया होगा, जरूरी नहीं है कि वो सारे का सारा अमाउंट जो है एट द सेम टाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के कैपेबल हो। जितना भी अमाउंट आपने रिएक्टेंट का लिया, ये सारे का सारा अमाउंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं भी हो सकता। जितना भी अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट का, उतना अमाउंट जो कि रिएक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है, बाद में होगा कि नहीं होगा वो दूसरी बात है। सो किसी भी रिएक्टेंट का उतना अमाउंट जो कि रिएक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है, एक्चुअली इन्वॉल्व होगा एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, that amount of the reactant is what we call as active mass। बात समझ रहे बेटा? that amount of reactant is what we call as active mass।
फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैंने ये रिएक्टेंट ए जो है इसको गैस माना, रिएक्टेंट बी जो है इसको भी गैस माना, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों रिएक्टेंट्स को एक रिएक्शन वेसल में एनक्लोज किया, ये मान लीजिए मेरे पास बेटा रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल्स को मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया, रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल्स मान लीजिए मैंने ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किए। तो इस रिएक्शन वेसल में आपके पास ये ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल्स भी हैं, आपके पास इसमें बेटा ये स्टार वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं, आपके पास ट्राइंगुलर स्टार वाले मॉलिक्यूल्स सारे वहां पे मौजूद हैं, आपके पास इस तरह से बेटा वहां पे ए बी का डिस्ट्रीब्यूशन है। चूंकि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑल दीज गैसियस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जिस वजह से एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये पॉसिबिलिटी अराइज होती है बेटा, ये ए जो है ये बी के साथ स्ट्राइक कर पाएगा। चूंकि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक गुंजाइश है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये सारे का सारा ए जो है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बी के साथ कोलाइड कर सकता है और बी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए का सारा अमाउंट जो है बेटा दैट कैन गेट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। बी का सारा अमाउंट जो है इट कैन गेट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी भी रिएक्टेंट का उतना अमाउंट जो कि रिएक्शन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बेटा हम असल में मानते हैं, उसको असल में हम कहते हैं एक्टिव मास। इज दैट पार्ट क्लियर? नाउ कम्स द सेकंड पार्ट हियर। तो गैसेस में आपने ये कंसीडर किया कि गैसेस में जितना भी आपके पास अमाउंट हुआ करता है वो सारे का सारा अमाउंट जो होता है बेटा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। इस वजह से गैसेस का सारा अमाउंट जो है दैट इज टेकन एज द एक्टिव मास। But when it comes to solids, right? When it comes to solids बेटा, जब भी solids रिएक्ट करते हैं, वो हमेशा सरफेसेस से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास कोई सॉलिड सबस्टेंस है और इसको मैंने बेटा किसी गैस के साथ रिएक्ट किया, सपोज दिस इज ए लेकिन इन द सॉलिड फॉर्म, और इसको मैंने किसी बी के साथ रिएक्ट किया जो कि गैसियस फॉर्म में है। बात समझना, चूंकि ये ए जो है ये सॉलिड आपके पास है और आपको पता है कि सॉलिड्स जो हुआ करते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ एटॉमिक लेयर्स, राइट, या मॉलिक्यूलर लेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन वो सॉलिड किस चीज का बना होगा। तो आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पहले सरफेस के ऊपर एक एटॉमिक लेयर होती है, उसके नीचे एक और एटॉमिक लेयर विच आर फिक्स्ड, देन वी हैव वन मोर। इस तरह से आपका सॉलिड जो है बेटा वो एटॉमिक लेयर्स का बना हुआ होता है। अब ये जो लेयर्स बेटा टॉप लेयर है, बॉटम लेयर है, राइट लेयर है, लेफ्ट लेयर है, फ्रंट लेयर है और पीछे वाली लेयर जो है, ये सारे लेयर्स के जो एटम्स हैं इनको आप सरफेस एटम्स कहते हैं या सरफेस पार्टिकल्स कहते हैं। क्योंकि सिर्फ इन्हीं सरफेस पार्टिकल्स के साथ ही तो बी के पार्टिकल्स स्ट्राइक कर सकते हैं, राइट बेटा, बी के पार्टिकल्स स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे सॉलिड ए में से जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं सिर्फ वही पार्टिकल्स बेटा एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिएक्शन में प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। सो दैट वे इट इज ओनली दैट सरफेस पार्ट विच इज एक्टिव, इट इज ओनली that surface particle which is capable of undergoing a reaction. It is always that surface molecules beta which can lead to the formation of the product. जो बाकी सरफेस की अंदर वाली लेयर्स होती हैं उन अंदर वाली लेयर्स को बेटा कहते हैं बल्क लेयर्स, या और उस अंदर वाले पूरे पोर्शन को कहा जाता है बल्क। तो सॉलिड्स में सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स एक्टिव होते हैं, तो बाकी सारा बल्क जो होता है बेटा दैट रिमेन्स इनएक्टिव एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। But once this surface layer on all the sides is being converted into the product, फिर जाके अंदर वाली नई लेयर जो है बेटा वो एक्सपोज हो जाती है और अब जाके जो अंदर वाली लेयर है बेटा वो सरफेस लेयर बन जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्रोडक्ट। जब वो दूसरी लेयर के एटम्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए बेटा उसके बाद जो है एक नई लेयर इस ए की एक्सपोज हो जाती है और उसके बाद उसके साथ गैस बी के पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। So at a given point of time, it is only the surface particles which are capable of undergoing any chemical change, which are capable of forming the product. That means जितना भी amount आपने लिया था वो सारे का सारा at the same point of time रिएक्ट करने के लायक नहीं है, उसमें सिर्फ surface particles ही रिएक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही amount जो है वो एक्टिव मास बन जाएगा। इसी तरह से अगर कभी कोई प्योर लिक्विड रिएक्ट करता है बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई ए लिक्विड है और प्योर लिक्विड है और उसके साथ कोई बी के पार्टिकल स्ट्राइक कर जाते हैं। फिर से बात को समझने की कोशिश करना बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन वेसल है,
इस रिएक्शन वेसल में मैंने यहां तक जो है लिक्विड ए भरा हुआ है और ऊपर से जो है लिक्विड बी के गैस बी के पार्टिकल जो है बेटा वो इसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, राइट? वो इसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, इसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। चूंकि ये जो गैस बी के पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से सिर्फ ये सरफेस वाले पार्टिकल्स ही अपने आप को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट वे जो ये बल्क वाली लेयर्स होती हैं, जो ये अंदर वाली लेयर्स होती हैं बेटा, दीज लेयर्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू रिएक्टेंट बी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. At a given point of time, it is the surface molecules which are exposed to the gas B, जिसकी वजह से वहां पे A और B की रिएक्शन सिर्फ कहां पे होगी बेटा? सरफेस पे. जो बाकी बल्क वाला पार्टिकल होगा बेटा वो तो B के साथ कांटेक्ट में आया नहीं, वो तो रिएक्ट नहीं करेगा. सो अगेन जब प्योर लिक्विड्स की बात आती है, प्योर लिक्विड्स में सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स रिएक्ट कर जाते हैं, बल्क वाले पार्टिकल्स बेटा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते. अगेन जितना भी अमाउंट आपने लिक्विड का लिया होगा वो सारे का सारा अमाउंट एक्टिव मास नहीं है. उसमें से कुछ पार्ट जो सरफेस पे है दैट्स एक्टिव, लेकिन जो बाकी सारा पोर्शन है बेटा दैट इज इनएक्टिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन अगर हम प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में किसी सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, कोई सोल्यूशन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास है CH3COOH इन द एक्वियस मीडियम, इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं बेटा विद द C2H5OH इन द एक्वियस मीडियम. व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं इसके एक्वियस सोल्यूशन को इसके एक्वियस सोल्यूशन के साथ मिक्स कर रहा हूं. जब मैंने बेटा इन दोनों के सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, मान लीजिए इसमें सिर्फ पहले था CH3COOH का एक्वियस सॉल्यूशन और अब जाके मैंने इसमें C2H5OH का एक्वियस सॉल्यूशन डाल दिया. क्योंकि दोनों एक्वियस हैं दैट मींस ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स होके अपना एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे. और ये जो यहां पे इसका एक पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बना, इस पूरे होमोजीनियस मिक्सचर में एसिडिक एसिड और इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. They are distributed throughout the system. वो सरफेस पे भी होंगे, वो बल्क में भी होंगे, वो बॉटम पे भी होंगे, जिसकी वजह से वो जहां कहीं पर भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहे बेटा, मान लीजिए इस रिएक्शन का कुछ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, आई हैव नो कंसर्न विद दैट प्रोडक्ट क्या बनेगा. बट माई कंसर्न इज जितना भी यहां पे एसिडिक एसिड का अमाउंट मैंने लिया, जितना भी यहां पे इथेनॉल का अमाउंट मैंने लिया, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बेटा रिएक्ट करने के लायक हैं. They are in a position to react with each other. So that way जो यहां पे सारा अमाउंट होगा बेटा that will be active, because ये प्योर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहा, ये प्योर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहा, बल्कि ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना गए जो कि थ्रू आउट द बल्क एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं और ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द प्रोडक्ट. सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट. एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास के लिटरल माने होते हैं बेटा कि जितना भी अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट का एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, जितना भी अमाउंट किसी भी रिएक्टेंट का एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस अमाउंट को बेटा हम एक्टिव मास के नाम से जानते हैं. सो यू कैन प्लीज मेक योर डेफिनेशन. हमारे पास कॉन्सेप्ट यहां पे था एक्टिव मास, जिसको आपने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो आई कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, it is the amount of the reactant which can get actively involved, right? Which can get actively involved in a reaction at a given point of time. एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक बात हुई एक्टिव मास क्या है. उसके बाद इस एक्टिव मास से बेटा हमें दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्टिव मास के बारे में. ये तो डेफिनेशन हो गया, आई थिंक इट शुड बी क्लियर. नंबर वन. नंबर टू इज दैट फॉर गैसेस राइट, क्योंकि गैसेस में जो भी सारी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सारी की सारी एक्टिव होती है, जो भी सारा अमाउंट होता है वो सारे का सारा एक्टिव होता है. तो इस वजह से गैसेस में जो भी एक्टिव मास होता है इट इज टेकन टू बी इक्वल टू इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट. गैसेस में जो भी सारा अमाउंट होगा वो सारे का सारा एक्टिव होता है. तो चूंकि गैसेस में जो भी सारी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सारी की सारी एक्टिव हुआ करती है, सो दैट्स व्हाई गैसेस के लिए बेटा एक्टिव मास जो है उसको मोलैरिटी के बराबर लिया जाता है, राइट. दूसरी बात गैसेस के लिए ही
फॉर गैसेस एक्टिव मास जो है that is also equal to, that's taken to be also equal to partial pressure of the gas, that's taken to be also equal to partial pressure of the gas, ठीक है, जिसको आप कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास बेटा क्लास 11th में एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, और उस चैप्टर में आपके पास एक इक्वेशन है, उसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। उस आइडियल गैस इक्वेशन में एक फॉर्मेट हमारे पास है P इज इक्वल टू CRT, जबकि ये C जो है बेटा ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हुआ करती है। चूंकि एट ए गिवन टेम्परेचर जब हम किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैरी आउट करते हैं, दैट मींस एक रिएक्शन के लिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट है एट ए गिवन अंडर गिवन कंडीशंस। तो टेम्परेचर जब आपने किसी रिएक्शन का कांस्टेंट रखा, आर जो है इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। ये पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ द गैस, ये सी रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस। चूंकि एट अंडर गिवन कंडीशंस ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दैट मींस प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चूंकि प्रेशर और मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो अगर आपने यहां पे एक्टिव मास को मोलैरिटी के बराबर लिया, मगर मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर के बीच में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो आप इस वजह से इस मोलैरिटी को रिप्लेस करते हैं बेटा बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एज वेल। सो गैसेस के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें, गैसेस में सारे का सारा मास एक्टिव होता है, सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव होती है, इस वजह से उसका एक्टिव मास जो है उसकी मोलैरिटी के बराबर लिया जाएगा। मगर चूंकि मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इस वजह से आप मोलैरिटी के बदले में गैस का पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का मतलब होता है अगर कोई गैसियस मिक्सचर है उसमें उस पर्टिकुलर गैस का, ठीक है, जिस गैस की आप बात करेंगे, जिस रिएक्टेंट गैस की आप बात करेंगे, आपके पास बहुत सारे रिएक्टेंट्स गैसेस हो सकते हैं, बहुत सारे गैसियस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो उस पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपके किसी भी रिएक्टेंट का कितना प्रेशर होगा उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, राइट। सो पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी गैस का जितना भी ज्यादा होता है उतना उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ करती है। दैट्स वेरी सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और यहां से भी आप मैथमेटिकली देखते हैं कि जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इस मोलैरिटी टर्म को, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेटा मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस से रिप्लेस कर दिया। ये मेरे पास बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था अबाउट गैसेस। तीसरा, फॉर सॉल्यूशंस, राइट, अगर आपके पास बेटा कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन फॉर्म में है, फॉर सॉल्यूशंस, जैसे हमने अभी कहा था एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, इथेनॉल सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के लिए प्लीज याद रखिएगा वहां पे सारे का सारा मास एक्टिव हुआ करता था। सो दैट मींस सॉल्यूशंस के लिए जो एक्टिव मास होगा दैट विल बी अगेन इक्वल टू मोलैरिटी, बिकॉज सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन वहां पे एक्टिव होगी, सारे का सारा मास वहां पे एक्टिव होगा, तो इस वजह से वहां पे जो भी मोलैरिटी है बेटा उसको एक्टिव कंसीडर किया जाएगा, इट विल बी टेकन एज द एक्टिव मास। इसी तरह से बेटा लास्ट वाली बात, फॉर प्योर सॉलिड्स, प्योर सॉलिड्स मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जो किसी में डिसॉल्व ना हो, राइट, प्योरली अपना सॉलिड स्टेट मेंटेन करता हो और इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स। इसी तरह से अगर कोई प्योर लिक्विड हो, ठीक है, प्योर लिक्विड मतलब जिसमें कोई और चीज डिसॉल्व ना हुई हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी बेटा कि अगर मेरे पास सपोज कोई प्योर लिक्विड है, कोई प्योर लिक्विड है, राइट, तो इस लिक्विड के सरफेस के साथ अगर कोई कांटेक्ट में आता भी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लिक्विड जो मेरे पास है बेटा ये बिल्कुल अपने प्योर स्टेट में है, इसमें कोई और चीज डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, राइट। तो जब भी मेरे पास कोई प्योर सॉलिड होता है या मेरे पास कोई प्योर लिक्विड होता है बेटा, और इसी तरह से अगर मेरे पास सॉल्वेंट होगा, अगर मेरे पास सॉल्वेंट होगा, इन सब के लिए प्लीज याद रखिएगा इनका एक्टिव मास जो होता है दैट इज कांस्टेंट, इनका एक्टिव मास जो होता है दैट्स कांस्टेंट, और उसको बेटा एक वैल्यू लिया जाता है दैट्स टेकन टू बी इक्वल टू 1, राइट। क्यों 1 लिया जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे याद रखिएगा फॉर प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स एंड सॉल्वेंट्स, एक्टिव मास जो है बेटा उसको कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्योर सॉलिड के लिए एक्टिव मास कांस्टेंट क्यों रहा। मैंने अभी आपसे कहा था बेटा कि जब भी आपका सॉलिड रिएक्ट करता है वो हमेशा कहां से रिएक्ट करेगा, सरफेस से रिएक्ट करेगा। तो एक पूरी सरफेस लेयर में जो भी सारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक्टिव मास कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जब वो पूरी सरफेस लेयर रिएक्ट करके खत्म हो गई, सो नई वाली लेयर एक्सपोज हो गई। अब वो जो नई लेयर होती है बेटा उसमें भी तो उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की पहली लेयर में थे। जब उतने ही पार्टिकल्स नई लेयर में भी मौजूद होंगे बेटा, तो उसकी वजह से जो एक्टिव मास है इस सॉलिड का वो तो कांस्टेंट रहा।
इससे पहले भी जो टॉप वाली लेयर थी उसके पार्टिकल्स एक्टिव थे, वो पूरी तरह से रिएक्ट करने के बाद, खत्म होने के बाद, जो अंदर वाली लेयर थी दूसरी वो एक्सपोज हो गई। अब उस लेयर में भी तो उसी तरह से पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस वजह से जो एक्टिव मास होगा बेटा, कुछ अमाउंट रिएक्ट तो कर गया मगर एक्टिव मास तब भी उतना ही है। दूसरी लेयर रिएक्ट करके खत्म हो गई, तीसरी लेयर एक्सपोज हो गई, तो तीसरी लेयर में भी उसी तरह से पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पर भी उतना ही मास एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक्टिव होगा, तो अगेन एक्टिव मास इज कांस्टेंट। तो वही मैंने कहा बेटा, जो प्योर सॉलिड्स, और वही चीज तो प्योर लिक्विड्स के साथ भी होती है, लिक्विड्स की ये टॉप वाली लेयर रिएक्ट कर गई, ये खत्म हो गई, सो नई लेयर जो है बेटा दैट इज बीइंग एक्सपोज्ड। अब जितने भी पार्टिकल्स यहां पे पहली लेयर में एक्टिव थे, ये रिएक्ट करने के बाद नेक्स्ट लेयर जो एक्सपोज हो गई, वहां पर भी तो उतने ही पार्टिकल्स एक्टिव है। सो दैट मींस जो एक्टिव मास बेटा इस प्योर लिक्विड का या प्योर सॉलिड का है वो तो कांस्टेंट ही रहा, फाइन। ये बाद में देखते हैं कि ये 1 के बराबर क्यों लिया जाता है, दैट्स अ सेकंड डिबेट, मगर फिलहाल ये याद रखना है कि इनका एक्टिव मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जबकि अगर आप प्योर गैसेस की बात करेंगे, गैसेस कोलाइड करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, तो उनके नंबर ऑफ मोल जो एक्टिव थे वो कम हो गए, और गैसियस पार्टिकल्स रिएक्ट कर गए, वो कन्वर्ट हुए इनटू प्रोडक्ट, उनके एक्टिव मोल जो है बेटा वो कम हो गए। मगर यहां पे एक एक लेयर रिएक्ट करती चली जाती है, मगर एक्टिव मोल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिव मास जो होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो एक्टिव मास है बेटा वो भी कांस्टेंट रहता है, बिकॉज सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है बाय डेफिनेशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज एक्सेस, राइट, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होगा। और अगर आपका सॉल्वेंट काफी ज्यादा एक्सेस में मौजूद हुआ बेटा, तो एक्सेस में जब भी वो कुछ रिएक्ट करेगा, मान लीजिए कुछ पार्ट उसका रिएक्ट भी कर गया, राइट, तो अगर सॉल्वेंट का कुछ पार्ट रिएक्ट भी कर गया, वो इतना ज्यादा एक्सेस में मौजूद होता है बेटा, कहते हैं ना समंदर से अगर आप 1 चम्मच पानी निकालते हैं समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली वही बात होती है जब आप सॉल्वेंट की बात करते हैं। बाय डेफिनेशन इट इज द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, और इसमें से अगर कुछ पार्टिकल्स रिएक्ट भी कर जाते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो मास एक्टिव होता है बेटा उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एक्टिव मास जो होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई आई सेड फॉर प्योर लिक्विड्स, प्योर सॉलिड्स एंड सॉल्वेंट्स, एक्टिव मास जो होता है दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको 1 क्यों लिया जाता है उसको बेटा लॉ ऑफ मास सेक्शन आपका एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। आई होप दैट विल डू फॉर टुडे, रेस्ट विल डू टुमारो। थैंक यू सो मच।